साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आरएस गौतम एडवोकेट आज आपके समक्ष वो सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं जिसकी समाज को, पूरे देश को जरूरत है। जो भारत की मीडिया है, मुख्य रूप से जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो कभी नहीं दिखाती। साथियों, आज मुख्य रूप से जो चर्चा होगी वो भारत की न्यायपालिका से संबंधित होगी। बड़ा सावधानी से इस चर्चा में लोग बड़ी हिम्मत करके आते हैं और कुछ बातें कहते हैं, क्योंकि डर रहता है कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगा दिया जाए। एक एडवोकेट होने के नाते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा क्या है वो लोगों को जानना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर संवैधानिक दायरे में रहकर जो काम करता है उस पर कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं लगता। अपनी आवाज को मुखर होकर के निष्पक्ष रूप से कहने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। भारत का संविधान आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता देता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे वीडियोज में देखता हूँ, देखे हैं, डेली इंफॉर्मेशन जो आती हैं उनके बारे में जो कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं आप लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस श्री मार्कंडे काटजू, उनका अनुभव है। अब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा देना चाहिए, हाई कोर्ट में ताले लगाना चाहिए, कि न्याय निष्पक्ष नहीं होता। न्याय उसी को मिलता है जिसकी पावर होती है या पैसा होता है। इसके मानने क्या हो सकते हैं? तो भारत की हर जुडिशरी को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ये एक जज इस तरह से कह रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो होगी। अभी एक कांड हुआ था, करोड़ों रुपया पाया गया एक जज के घर पर, जला दिया गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यही करोड़ों की तो बात छोड़ो, यदि किसी गरीब आदमी कोई मजदूरी करने जा रहा है, उसकी जेब में छोटा सा चाकू मिल जाए, 500 का नोट मिल जाए, पुलिस बंद कर देती है, कहां से लाया, सबूत दिखा, और उसकी सजा हो जाती है, न्यायपालिका सजा कर देती है। बट इज दिस, ये तो अन्याय है। न्याय के स्थान न्याय के नाम पर अन्याय है। यानी गरीबों के लिए सजा है और अमीरों के लिए सजा तो का कोई मतलब ही नहीं है। 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज कहता है किसी नाबालिग लड़की का नारा तोड़ना, उसके स्तन को दबाना, चुम्बन करना कोई बलात्कार की कैटेगरी में नहीं आता, कोई ऑफेंस नहीं है। आप सोचिए, एक जज शायद छत्तीसगढ़ का है, वो कहता है कि यदि किसी स्त्री या लड़की के गुप्तांग पर कोई व्यक्ति लिंग रख करके रगड़ता है तो कोई बलात्कार नहीं हुआ। कैसे कैसे जज आ गए हैं और कौन इन्हें अपॉइंट करता है और कैसे कैसे घिनौने जजमेंट और टिप्पणियां करते हैं। बड़ी घिन आती है इन बातों को कहते हुए, लेकिन उन पर अंकुश लगाएगा कौन? भाई सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है जो संविधान ने दी हुई है। क्या कर रहे हैं ये? इस देश में सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना है, सब खत्म हो रहा है, मानवता खत्म हो रही है। साथ साथ इसके दूसरे वकील साहब हैं वरराज मलिक, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। रोजाना उनके कमेंट्स आते हैं, उनका इंटरव्यू आता है। वो कहते हैं, उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 80% से ज्यादा सवर्ण जज बैठे हुए हैं। ज्यादातर उसमें ब्राह्मण और वैश्य समाज के जज हैं। तो न्याय किसको मिलेगा? न्याय तो किसी को मिलेगा ही नहीं। वहां पर जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, SC, ST हैं, OBC हैं, उनके तो जज ही नहीं है, उनके जज बनाए नहीं जाते हैं। न्याय किसको मिलेगा? दुष्यंत दबे हाई कोर्ट के सीनियर जज रहे हैं, सीनियर वकील हैं, वो ही न्यायपालिका से की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे उनके कमेंट आते रहते हैं। इसी क्रम में प्रशांत भूषण साहब, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, इनको इन्फॉर्मेशन दी थी जब राम मंदिर का फैसला हुआ कि 9 करोड़ रुपए जजों को दिया गया, और जिस व्यक्ति ने उन्हें कहा जा करके
कि 9 करोड़ हुआ, कल फैसला आ जाएगा, और दूसरे दिन फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा माननीय सीजेआई साहब कहते हैं कि जो इस पर कमेंट करेगा, इसकी आलोचना करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, न्याय की उसकी जांच करो, सच बात है कि नहीं है। सच बात नहीं तो कार्रवाई करो। किसने रोका हुआ? नहीं रोकते, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, वो शुरू कास्ट के थे, उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट पर, उनको कंटेम्प्ट कोर्ट लगा के 6 महीने के अंदर कर दिया गया था। और प्रशांत भूषण साहब ने जो टिप्पणी की थी उसके लिए 1 रुपए का फाइन किया गया था। तो ये बैलेंसिंग नहीं है, इसको संविधान अलाउ नहीं करता। जब संविधान बना था उसमें जो व्यवस्था की गई थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था किसी भी देश का संविधान कितना बढ़िया हो तब भी अंततः बुरा साबित होगा यदि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग बुरे होंगे, और किसी देश का संविधान कितना खराब हो अंततः अच्छा साबित होगा यदि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर संविधान का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। जो जज आते हैं अपने अपने तरीके से उसकी परिभाषा बना देते हैं, यानी संविधान के स्ट्रक्चर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में मैं केजरीवाल साहब का एक कमेंट है, मैं कमेंट करना चाहूंगा। उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था इस देश में किसी कानून की जरूरत नहीं है, जो हमारा संविधान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लागू कर दे, किसी दूसरे कानून की जरूरत नहीं है। ये बात सौ की एक बात है, लेकिन कौन सुनता है? कौन नहीं सुनता। ऐसे लोगों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है वो आप सबको पता है, उसमें मैं नहीं जानना चाहता। महमूद प्रचा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, हमेशा वो ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, और भी जहां न्याय होता है उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। कौन सुनता है? क्योंकि जो पावर में है उनको इन चीजों किसी की परवाह नहीं है। समाज में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, कौन पिट रहा कौन लुट रहा, किसके साथ बलात्कार हो रहा, कौन जज किस तरह की टिप्पणी कर रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सरकार अपने काम से मतलब रखती है। सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी आती है तो सरकार उस पर नाराज हो जाती है, लेकिन लोगों के प्रति कुछ भी हाई कोर्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट कर दे, कुछ भी टिप्पणी कर दे, सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता। साथियों, इसके साथ साथ एक यंग समकक्षी यंग कहना चाहिए, अभी मिस्टर भानु प्रताप एडवोकेट हैं, वो भी बहुत अच्छा ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं, और भी सब्जेक्ट जहाँ पर भी समाज के विरुद्ध फैसले होते हैं उन पर आवाज उठाते हैं, लेकिन कौन सुनता है? कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, इसके अलावा आपने देखा होगा डेली कमेंट्स आते हैं, जो डेली वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऐसा लग रहा है कि जब से जो मौजूदा सीजेआई साहब हैं माननीय श्री सूर्यकांत जी, जब से इन्होंने पदभार संभाला हुआ है तब से ऐसा लग रहा है कि जो मामले SC ST से संबंधित हैं, OBC से संबंधित हैं और UG से संबंधित हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारी अपनी पावर इन्हीं पर लगा रही है। SC ST समाज का जो रिजर्वेशन है उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, OBC का रिजर्वेशन उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने 1989 में SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाया हुआ था, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तरह तरह के फैसले आ रहे हैं रोजाना, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास कोई दूसरे केस ही नहीं रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC के रिजर्वेशन के मामले हैं, एट्रोसिटी एक्ट है उसके संबंधित मामले हैं, और UGC का मामला है। इनके अलावा कोई केस ही नहीं है। सारे केस शायद खत्म हो गए हैं, जबकि हजारों लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल इनको निशाना बनाया जा रहा है। इससे क्या समझा जाए? इससे तो ये साबित होता है कि जो बलराज मलिक जज साहब वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बात कहीं साबित नजर होती आ रही है कि यहाँ पर
SC ST और OBC समाज के माइनॉरिटी के जज ही नहीं है। इसकी वजह से जो जज साहिबान है उन्होंने पूरी ताकत SC ST रिजर्वेशन पर, SC ST एक्ट पर और UGC पर लगा रखी है। आप जानते हैं लोग हजार से कितनी दसियों साल से जेल में बंद हैं, बेल पर हियरिंग के लिए टाइम नहीं है। लेकिन UGC का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इमीडिएटली स्टे हो जाता है, सुनवाई होती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या है ये? इससे लोग क्या समझेंगे? इससे हमारे देश की न्यायपालिका पर फर्क पड़ रहा है। न्यायपालिका पूरे देश के लिए माननीय है, सम्माननीय है। सारे जज चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, उनको एक समान समता के आधार पर काम करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए और संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। जबकि वो जज बनने की ओथ लेते हैं तो विदाउट फेवर एंड फियर कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जात विशेष पर बात होती है, बहुत सारे जज जात विशेष पर बात करते हैं, कहते हैं जात खत्म होनी चाहिए। खत्म कैसे होगी? खत्म होने के स्थान पर जाति का प्रचार किया जा रहा है। खत्म होने के तरीके हैं वो तो अख्तियार नहीं करते। एक कानून बना दो, सुप्रीम कोर्ट एक कानून बना दे कि कल से कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लगाएगा। ना यादव लिखेगा, ना धोबी लिखेगा, ना जाटव लिखेगा, ना चमार लिखेगा, ना धानुक लिखेगा, ना क्षत्रिय लिखेगा, ना राजपूत लिखेगा, ना ब्राह्मण लिखेगा, ना बनिया लिखेगा, कुछ भी नहीं लिखेगा। ये काम करो, ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है यदि वास्तव में जातिवाद खत्म करने का हितैषी है। ये काम हाई कोर्ट भी कर सकते हैं यदि वास्तव में जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। हाँ, इस संबंध में मिस्टर योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक सराहनीय काम किया है। मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या 6 व्हीलर, जो भी गाड़ियां हैं, उन पर जो नाम लिखा होता था राजपूत, जाट, गुर्जर आदि, वो उन्होंने खत्म कर दिया। कहीं लिख दिया छोरा जाट का, छोरी फलाने की। ये बाकी देश, ये नॉनसेंस की बातें हैं। जो उन्होंने इस पर एक लगाम लगाया, वो अच्छा काम किया। अब उत्तर प्रदेश में जो 4 व्हीलर है, आप देख सकते हैं, कोई भी गाड़ी है, चाहे 2 व्हीलर है, उस पर किसी जात सूचक शब्द कोई नहीं लिखा होगा, न किसी जात का नाम लिखा होगा, न किसी धर्म का नाम लिखा होगा। ये काम उन्होंने अच्छा किया। कोई भी सरकार हो अच्छा काम करती है उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो खराब काम करती है उसकी आलोचना होनी चाहिए। आज पूरा देश रोड पर आ रहा है। ये सरकार सब अच्छे काम करती है तो सारा देश रोड पे क्यों दिखाई देता है? यदि न्यायपालिका सबको समान रूप से न्याय देती है तो ये जो नाम हमने गिनाए हैं ये जजों के हैं और वकीलों के नाम हैं। ये आलोचना क्यों करते हैं? आलोचना के रूप में सच्चाई बयान कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोलोजियम के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, करो आप। कोलोजियम में 5 जज रखो, एक SC, एक ST, एक OBC, एक माइनॉरिटी और एक सवर्ण। आप नियुक्ति करो, किसी को ऐतराज नहीं होगा। लेकिन उस कोलोजियम में एक ही जाति के सारे ब्राह्मण, सारे बनिया या किसी जाति के 5 जज हो गए, तब तो पक्षपात होगा ही होगा। और वो जज कैसा फैसला देंगे, जैसा मैंने अभी 2-4 टिप्पणियां की हैं, बताया है, वैसा फैसला देंगे। तो आप इसी तरह से आप कोलिजियम रखो, ठीक है। आप NCG का विरोध करते हैं, कोई बात नहीं, उसमें सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा। आप कोलिजियम के माध्यम से नियुक्तियां करो, लेकिन जो कोलिजियम के मेंबर हों उसमें एक SC जज, एक ST, एक OBC, एक माइनॉरिटी और एक जनरल, 5 जजों की कोलिजियम बने और 5 जज में 5 कम्युनिटी के लोग होने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होगा, निष्पक्ष जज चुने जाएंगे और सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। करिए काम। माननीय CJI जो मौजूदा है सूर्यकांत जी, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बात गलत नहीं है, देश हित में, समाज हित में है। इसी तरह से जो IAS के परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, बाद में PCS का इंटरव्यू होता है, जजों का इंटरव्यू होता है, किसी चीज का इंटरव्यू होता है, वहां भी 5 इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी होने चाहिए। जो इंटरव्यू कमेटी बनती है उसमें 5 होने चाहिए, एक SC, एक ST, एक OBC, एक माइनॉरिटी और एक सवर्ण।
कोई पक्षपात नहीं होगा वहाँ। ये नहीं होगा फिर कि ब्राह्मण का लड़का आया, रिटन में उसके 200 नंबर हैं और 500 नंबर में सिलेक्ट होना है, इंटरव्यू में उसे 250 नंबर दे दिए। शेड्यूल कास्ट का लड़का आया, इंटरव्यू में 50 नंबर दे दिए, और ओबीसी का लड़का आया, मेरिट कितनी है, 75 नंबर दे दिए। इस तरह से उसको बैक कर दिया गया। ये आरोप भी खत्म हो जाएगा और निष्पक्ष रूप से सबकी नियुक्तियां होने लगेंगी। इसने बुराई क्या है? यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, जिसकी वैकेंसी जितनी पड़ी हुई है, उनको क्यों नहीं भरा जाता है? क्योंकि वहाँ इंटरव्यू लेने वाले और जिनके हाथ में अपॉइंटमेंट की पावर है वो सिंगल व्यक्ति हैं, अथवा उन्होंने जो कमेटी बना रखी है उसमें कमेटी वही है। तो जब यहाँ पर कमेटी में कोई ऐतराज, ये ऐसा सिस्टम चल रहा है जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से, तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के, माइनॉरिटी के, उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि भाई यहाँ पर ये होना चाहिए। लेकिन UGC में जब वो कानून बने आए तो उसमें एक आया कि इसमें कोई सवर्ण नहीं होगा, तो आपको मिर्चें लग गई, और मिर्चें इतनी लगी कि रोड पे आ गए कि भाई क्यों नहीं होगा। तो जब वहां पर सबका प्रतिनिधित्व होगा UGC में SC ST OBC माइनॉरिटी और क्या नाम सामान्य वर्ग का, तो उसी तरह से इंटरव्यू कमेटी बनती है। किसी भी कंपटीशन के लिए हो, उसमें भी पांचों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसी तरह से जो जज अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उसमें अपॉइंटमेंट कमेटी है, जैसे कॉलेजियम है, उसमें भी 5 जज होने चाहिए और 5 जज पांचों वर्ग के आने चाहिए। एक SC का, एक ST का, एक OBC का, एक माइनॉरिटी का, एक सामान्य वर्ग का। आप करिए, कॉलेजियम बनाए रखिए, किसी को ऐतराज नहीं होगा। जो हमारी समझ में आया फार्मूला मैंने बता दिया। इंप्लीमेंट करना आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है, जज आप हैं, CJI आप हैं, बाकी जज आप हैं, इनहेरेंट जुरिडिक्शन आपके हाथ में है। संविधान ने इतनी ताकत दे रखी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि आप उसके विपरीत करें। कुछ भी करने का मतलब ये है कि इनहेरेंट जुरिडिक्शन दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल समाज के हित में और देश हित में किया जाना चाहिए। इक्वालिटी को ध्यान में रखते आर्टिकल 14 को नजर में जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए, तो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से आपने देखा लोकसभा है, माननीय सांसद संजय सिंह बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं, बोलते हैं, किसी पार्टी को इससे कोई लेना, समाज की बात करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह से चंद्रशेखर जी युवा सांसद हैं, अपने बल पर, अपने दम पर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। अभी उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है कि भाई गुर्जर रेजिमेंट होनी चाहिए और कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न मिलना चाहिए। उसी तरह मैंने भी पहले कहा था कि बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने वो काम किया जो कोई नहीं कर सका आज तक। इस देश में जो भुखमरी थी वो बाबू जगजीवन राम की वजह से दूर हुई। आज देश में खुशहाली है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, तो उनको भी मिलना चाहिए। कांसीराम साहब को मिलना चाहिए और कोतवाल धन सिंह गुर्जर को मिलना चाहिए, बीपी सिंह साहब को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई पक्षपात करते हैं। बीपी सिंह ने, मैं जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ से, जब वो चुनाव लड़े थे 12 अपने क्षेत्र से, आई वॉज स्टूडेंट एट दैट टाइम ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उस समय से मैं उनसे वाकिफ हूँ। उन्होंने कभी अपने को छत्री घोषित नहीं किया, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं की। लेकिन आज के लोग छत्री के बगैर वो नीचे उतरते ही नहीं है। हम तो छत्री हैं, तलवार लेकर के घूमते हैं, भाई घूमो हैं। लेकिन आप बीपी सिंह तो नहीं बन सकते, आप अर्जुन सिंह नहीं बन सकते। तो बीपी सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, अर्जुन सिंह को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया सबके लिए किया, बराबर किया। लेकिन आज के लोगों का यदि नाम ले दिया जाए तो उनको बहुत बड़ा क्या नाम सेटबैक लगेगा, या वो क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि वो समाज का काम तो करते नहीं है, ना देश का और ना ही समता का काम करते हैं। केवल इस घमंड में रहते हैं कि हम क्षत्रिय है, चाहे करणी सेना के लोग हों चाहे और कोई लोग हों। लेकिन मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक एडवोकेट होने के नाते, यदि आप वास्तव में अपने को क्षत्रिय घोषित करना चाहते हैं तो बीपी सिंह साहब से सबक लीजिए, उनसे शिक्षा लीजिए। वास्तव में उन्होंने जो काम किया
वो देश के लिए बराबरी का काम किया। माननीय अर्जुन सिंह ने जो काम किया वो बराबरी के लिए काम किया। इसी तरह से कांसीराम साहब ने जो मूवमेंट चलाया वो बराबरी के लिए, समता के लिए, समानता के लिए, यानी महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर देश को ले जाने की उन्होंने कोशिश की, अपने कुर्बान कर दिया। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही माननीय मायावती जी, उन्होंने भी जो काम किए वो सबके लिए बराबरी काम किए। उन्होंने कोई काम किसी जात विशेष के लिए नहीं किया। उन्होंने स्कूल खुलवाए, यूनिवर्सिटी खुलवाई। बुद्धा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, किसके लिए है? वो किसी वर्ग विशेष के लिए, धर्म विशेष के, सबके लिए है। जो और डिग्री कॉलेज वगैरह खुलवाए, जो पार्क बनवाए, उनमें जो मूर्तियां लगी वो किसकी लगी हुई हैं? वो सबकी हैं। ज़्यादातर ओबीसी समाज की है, SC/ST उन महापुरुषों की है। उनका ओबीसी SC से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है जिन लोगों ने समता के लिए, समानता के लिए, विश्व शांति के लिए, बंधुता के लिए एक काम किया, उनके पार्क बनाए गए, उनकी मूर्तियां लगाई गई। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ? आपने देखा अभी लखनऊ में एक पार्क बना, नेशनल पार्क नाम रख दिया गया। मूर्तियां किसकी हैं? एक बिरादरी की 3 मूर्तियां हैं, यानी ब्राह्मण समाज की 3 मूर्तियां हैं और किसी की मूर्ति नहीं। तो भाई नेशनल पार्क कैसे हो गया? तो ब्राह्मण समाज का पार्क कहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर है। आपने उन तीनों महामानवों को एक जात में ला करके छोड़ दिया कि ये जातवादी थे, इसलिए उन 3 को ही रखा गया है, उनकी ये जाति है। तो ये भी गलत है, उनका अपमान है। मैं तो ऐसे अपमान नहीं कहूंगा। उनके साथ साथ में जो और भी लोग हैं उनको भी रखना चाहिए था, तब तो ठीक था। लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया। मायावती ने तो सबको रखा। केवल ऐसा नहीं कि एक जाति के लोग हैं, उसमें जो उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया, सबकी मूर्तियां उनमें लगाई गई। तो इस तरह से होना चाहिए साथियों। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मतलब की बातें थी वो मैंने बतलाई हैं और इनको फॉलो करें, ये सरकार फॉलो करे, न्यायपालिका फॉलो करे। तो मैं समझता हूँ कि जो विघटनकारी ताकतें हैं उनके हौसले पस्त होंगे, सबको समान न्याय मिलेगा, सब समता के सूत्र में बंधेंगे और देश का, समाज का विकास होगा। आगे चल करके भारत देश का, बहुत विश्व का एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए हमको जो भी काम करें समता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इक्वलिटी फॉर ऑल, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए कोई हम ऑर्डर पास करते हैं तो उसको ध्यान में रखते करें और किसी तरह की कोई उसमें पक्षपाती बात नहीं आनी चाहिए। जज होने के नाते कोई हमें ऐसी टिप्पणी ना करें जो कि समाज के विरुद्ध जाती हो, जिसमें समाज के लोग क्या नाम उसे बुरा मानते हो। और बुरा मानने वाली बात ही है। जो ऐसे जजों ने जो टिप्पणियां की हैं वो क्या है? एक जज साहब हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, बहुत पुराना, 6 महीने हो गए, तो उन्होंने मुसलमानों कठमुल्ला शब्द से यूज किया। कठमुल्ला आद याद करके, आपने सबने सुना, हम दोहराना नहीं चाहते। तो इस तरह की मानसिकता जो है वो जजों को निकालनी चाहिए और ऐसी मानसिकता के लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनने चाहिए। ये काम कौन करेगा? ये कोलोजियम करेगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस पर, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI साहब हैं, उनको ध्यान देना चाहिए और कोलोजियम में हर वर्ग के लोग रखें, 5 लोग रखें, जिससे निष्पक्ष रूप से हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो सके, हर वर्ग की बात समता के आधार पर सुनी जा सके और सबको समान न्याय मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।